23 और 24 अगस्त को जो ब्रिक्स समिट होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। ये ग्रुप 2009 में बना था। 2009 से मतलब ऑलमोस्ट 15 साल होने को हैं इस ग्रुप के फॉर्मेशन को। इसमें 5 बड़े देश शामिल हैं जिनमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। हालांकि इस ग्रुप की एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये रही है कि दो इसको G7, G20, यूरोपियन यूनियन और ऐसे तमाम जो बड़े फोरम्स, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनका अल्टरनेटिव, उनका काउंटर भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन इसने कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया अभी तक। तो इसके बावजूद इस ग्रुप में इस बार जो सबसे बड़ी 3 चर्चाएं हैं उनमें एक बड़ी चर्चा इसकी है कि इसका और एक्सपेंशन होना है, मतलब और जो देश हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उसकी चर्चा रफ्तार पकड़ रही है। उसके अलावा जो 2 बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं भारत के लिहाज से, वो एक चीज़ तो ये है कि इस समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं। 2017 से जब डोकलाम हुआ था तब से हमारे और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलते हैं तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा ने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, लंबे टाइम से ब्रिक्स में एक कॉमन करेंसी की बात रही है कि ये जो 5 मेंबर नेशंस हैं और जो नेशंस इसमें एस्पायर करते हैं इसका पार्ट बनने के लिए, वो एक कॉमन करेंसी डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो बड़ी सारी मुश्किलें आती हैं डॉलर के ट्रेड के साथ या यूरो के ट्रेड के साथ, उसको काउंटर किया जा सके। इस स्टोरी में इन्हीं तीनों सिग्निफिकेंट चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ कि जो नए मेंबर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं उसकी, पीएम मोदी अगर शी जिनपिंग से मिलते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, उससे क्या बातें निकल कर सामने आ सकती हैं, और तीसरी ये अल्टरनेटिव करेंसी है क्या। बढ़ते स्टोरी की तरफ, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अल्टरनेटिव करेंसी का जो मामला है उसकी तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको देते हैं कुछ आंकड़े कि ब्रिक्स कितना पावरफुल है, कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो सिग्निफाई करते हैं इस एज अ ग्रुप। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि ब्रिक्स दुनिया की 41% पॉपुलेशन, 16% वर्ल्ड ट्रेड और 24% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप कितना पावरफुल होगा। डिस्पाइट इट, इस तरीके के इसकी क्रिटिसिजम्स रही हैं कि ये कुछ खास अचीव नहीं कर पाया। 2 जून 2023 को जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं 5 मेंबर नेशंस के, वो साउथ अफ्रीका में मिले थे और उस दौरान एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इसी डॉक्यूमेंट में इस बात पे जोर दिया गया कि जो कॉमन करेंसी है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और इन मेंबर नेशंस को किस तरीके से वो कॉमन करेंसी यूएस और यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस लगाते हैं उससे बचा सकती है और मजबूत कर सकती है। चीन के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है और इसमें और भी जो ऐसे नेशंस हैं जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है ताकि वो बेबी स्टेप्स लेके इस ग्रुप का मेंबर बनने के टुवर्ड्स बढ़ सकें। तो इसके जो मेंबर्स हैं उसने ये जो ब्रिक्स का ग्रुप है उसको ये सजेस्ट किया था कि किस तरीके से जो अल्टरनेटिव करेंसी है वो कई मामलों में ब्रिक्स के मेंबर नेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो पूरे वेस्टर्न नेशंस, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन ने इस पर तमाम तरीके की सैंक्शंस लगा दी। रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ से एनर्जी का एक्सपोर्ट होता है। ऐसे सैंक्शन के बाद हुआ ये कि जो दुनिया का ट्रेड है वो बेसिकली मेजरली डॉलर में होता है या फिर यूरोप की करेंसीज़ में होता है, और ऐसे सैंक्शंस के बाद रशिया जैसे देश जो हैं वो चोक हो जाते हैं, वो ऐसा ट्रेड करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव करेंसी है उसको लेके अंडरस्टैंडिंग ये है कि ठीक है, रशिया ने इन्वेड किया और यूक्रेन जो है वो इस वॉर में इन्वॉल्व है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं उस वाले इन्वेजन से, बावजूद उसके इस वॉर से भी कोई लेना देना नहीं, बावजूद उसके होता ये है कि इस तरीके के सैंक्शंस का इन तमाम देशों पे असर पड़ता है, इनके ट्रेड पे असर पड़ता है। और यही जो डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने सजेस्ट किया कि अगर हम एक कॉमन करेंसी के टुवर्ड्स बढ़ते हैं तो इस तरीके के सैंक्शन से हमारा बचाव हो जाएगा। इसी की वकालत 2022 में जून के करीब पुतिन ने भी की थी कि हमें कॉमन करेंसी के टुवर्ड्स बढ़ना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी वेस्टर्न नेशंस सैंक्शंस के थ्रू आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो ट्रेड है वो चोक नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, कॉमन करेंसी का यूज़ चला है, जैसे बीच में रुपी और रूबेल के ट्रेड, एज इन इंडिया का जो करेंसी है रुपी
और रशिया की जो करेंसी है रूबेल, उसके बीच में भी ट्रेड की बात चली थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नौबत ये आई कि इंडिया को ऐसे ऑयल के लिए जो चाइनीज़ करेंसी है युआन, उसके थ्रू पे करना पड़ा। इसको लेके बड़ा सारा क्रिटिसिज्म है कि एक तो हम चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं और हम अपने रशिया जैसे सिग्निफिकेंट पार्टनर जिससे हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इन दिनों, इसके पहले सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है, उसके साथ चाइनीज़ करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए कि एक कॉमन करेंसी हो, ताकि इंडिया जैसे कंट्री को डिपेंडेंट मत होना पड़े चाइनीज़ करेंसी के ऊपर। इसका क्रक्स ये है कॉमन करेंसी का, जो पूरा आइडिया है वो आइडिया ये है कि किसी तरीके से जो यूएस के डॉलर पे या यूरोपियन यूनियन के यूरो पे जो डिपेंडेंसी है ग्लोबल ट्रेड की, उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको कम किया जा सके। हालांकि ये फॉर्मलाइज होता नहीं दिख रहा, इसके फॉर्मुलेशन में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंसेंसस नहीं बन रहा। इसमें सबसे बड़ा हर्डल ये निकल के आया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी इस तरीके की किसी पॉसिबिलिटी को ग्रीन फ्लैग देने के डायरेक्शन में अगर जाने की बात हुई भी है तो वो बहुत इंथुजियास्टिक नहीं है। उनका कहना है कि अभी इस तरीके के कॉमन करेंसी का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। अब जो दूसरी बात थी बहुत इंपॉर्टेंट कि बड़े सारे देश जो हैं वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि इस तरीके के जो बड़े ग्रुप्स हैं उनमें G20 हो गया, G7 हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे तमाम जो ग्रुप्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न नेशंस ड्रिवन है। मतलब वहाँ जो दबदबा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूनाइटेड किंगडम का है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है। इसमें होता ये है कि जो सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि 40 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं। और इसको लेके चाइना और रशिया काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं कि इसकी जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया जाए। बट एट द सेम टाइम जो रिजर्वेशन है वो साउथ अफ्रीका और इंडिया के साइड से है। क्या है ये रिजर्वेशंस, आपको समझाते हैं। इंडिया का जो कंसर्न है वो ये है कि अगर हम नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करते हैं तो उसके पहले हमें ठोक ठठा के बड़े तसल्ली से, बड़ी तमीज़ से उन नियमों पर गौर करना चाहिए, उनको कंक्रीट बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी भी नेशन को इसका मेंबर बनाएंगे। ब्राज़ील का बड़ा कंसर्न ये है इसके एक्सपेंशन को लेके कि जो नए देश इसका मेंबर बनना चाह रहे हैं और जिस तरीके से ये ग्रुपिंग इवॉल्व हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो G7 से लेके G20 तक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके वर्ल्ड बैंक तक, ये तमाम वेस्ट ड्रिवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके काउंटर के तौर पे इसको देखा जाता है। तो ब्राज़ील का कंसर्न ये है कि ये इमेज इस पर ठप्पा मत लग जाए कि जो ब्रिक्स है वो इन इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे ग्रुप्स का काउंटर है। और ये भी मत हो कि कहीं ना कहीं से देखने में ये लगे कि ये जो नेशंस हैं, ये जो ग्रुप है वो एंटी वेस्ट है, एंटी यूएस है, एंटी यूरोपियन यूनियन है। तो ब्राज़ील ने इस तरीके के कंसर्न्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए हैं। बट इंथुजियाज़म है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 2015 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। सऊदी अरेबिया तक ने उसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है। और वो सारे चाहते हैं कि वो ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग का, चूँकि उनको एंट्री है नहीं, जो वेस्ट लेड ग्रुप्स है G7, G20 ऐसे तो यूरोपियन यूनियन, इन जगहों पर उनकी एंट्री है नहीं, तो वो ब्रिक्स जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। और जो कॉमन करेंसी है, जो सैंक्शंस रहे हैं यूएस के, आपको पता होगा कि ईरान पे उस तरीके के सैंक्शंस हैं, रशिया पे उस तरीके के सैंक्शंस हैं। कई बार उस सैंक्शंस से जो ग्लोबल ट्रेड है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड रहता है। तो वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ग्रुप हो जिसका वो पार्ट बने और ट्रेड जो है वो स्मूथली चल सके। इस करेंसी के सबसे बड़े, कॉमन करेंसी के सबसे बड़े एडवोकेट व्लादिमीर पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक वारंट इशू किया है और इस वजह से जो कॉमन करेंसी का पूरा आइडिया है उसके सबसे बड़े एडवोकेट पुतिन इस बार की समिट का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में हो सकता है कि जो ये बात चली आ रही है लंबे टाइम से कि ऐसे नेशंस के ट्रेड के लिए एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, उसको उस तरीके की एडवोकेसी अभी कम से कम इस बार की समिट में मत मिले। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि रशिया और चाइना दोनों इस चीज़ के लिए पुश करते दिख सकते हैं कि इस ग्रुप को एक्सपैंड किया जाए। बट एट द सेम टाइम इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील बहुत इंथुजियास्टिक नहीं है अभी इस ग्रुप के एक्सपेंशन को लेकर। अब आते हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस पे। एक जो बड़ी बात ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। 2017 में डोकलाम हुआ था, 2020 में गलवान हुआ था,
उसके बीच और उसके बाद चीन के साथ लगातार हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, रिश्ते ताल कर रहे हैं। हमारी सीधी बातचीत शायद ही हो पाई है चाइना से। ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलते हैं शी जिनपिंग से तो देखने वाली बात होगी कि उसको लेकर किस तरीके की एनालिसिस निकल कर सामने आती है। आप बताइएगा कि ये जो कॉमन करेंसी और ब्रिक्स के एक्सपेंशन की पूरी डिबेट है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मीनवाइल ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।